on the plateaus, plains, and deserts. So in the last video, we started our section pastoral nomads and their movements, and there we have already discussed the pastoral communities of mountains. And now in this section, we are going to talk about the communities which live in plateaus, plains, and deserts. So first we will start with the communities of Maharashtra, the pastoral communities of Maharashtra, and then we will move towards the Karnataka and Andhra Pradesh, and then we will talk about the pastoral communities of Rajasthan or the desert areas. So not all pastoralists operated in the mountains. अब जितने भी pastoralists हैं, जितने भी चरवाहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ mountains में ही रहते हैं. They were also to be found in the plateaus, plains and deserts of India. तो जो pastoralists हैं वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पे पाए जाते हैं. माउंटेन्स के साथ साथ वो प्लेट्यूज मतलब कि जो पठार होते हैं उन पे पाए जाते हैं. प्लेन्स हो गए जो समतल एरिया है, और डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे भी ये कम्युनिटीज पाई जाती हैं. धनगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र. तो धनगर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है, चरवाहों की कम्युनिटी है महाराष्ट्र में. In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000. अब अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900s के शुरुआत में ही इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लगभग 4,67,000 थी. मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स. अब उनमें से मतलब ज़्यादातर जो लोग थे वो शेफर्ड्स थे. शेफर्ड मतलब जो भेड़ बकरियों को पालते हैं. सम वर ब्लैंकेट वीवर्स. अब कुछ ऐसे लोग थे धनगर कम्युनिटी में जो कि ब्लैंकेट वीवर्स थे, मतलब कि जो कंबल हैं उनको बुनते थे. एंड स्टिल अदर्स वर बुफेलो हर्डर्स. और कुछ ऐसे लोग थे कम्युनिटी में जो कि भैंसों को रखते थे, उनको पालते थे. द धनगर शेफर्ड स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून. अब जब बारिश वाला मौसम होता था, मानसून का मौसम होता था, उस टाइम पे जो धनगर शेफर्ड्स हैं वो सेंट्रल प्लेट्यू में रहते थे. मतलब कि महाराष्ट्र में जो प्लेट्यू वाला इलाका है वहाँ पे वो लोग मानसून के टाइम पे रहते थे. अब हमें पता है कि पूरा इस तरह से जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हमारा दिखता है, मतलब साइड वाली स्टेट्स में भी यहाँ से ऐसे, और पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखता है. तो जो प्लेट्यू वाला इलाका है यहाँ पे मानसून के टाइम में जो धनगर कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं अपने जानवरों के साथ. दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. अब ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल प्लेट्यू वाला, ये सेमी एरिड रीजन है. मतलब कि एरिड मतलब होता है सूखा, तो सेमी एरिड मतलब पूरे तरीके से सूखा नहीं है. मतलब ना ही तो पूरा गीला रीजन है कि एकदम हरी हरी घासें आपको देखने मिलेंगी, और ना ही पूरे तरीके से सूखा रीजन है कि आपको यहाँ पे रेगिस्तान देखने मिलेंगे. तो ये उसका बीच का रीजन है, सेमी एरिड रीजन है. यहाँ पे लो रेनफॉल होती है और सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी की सॉइल है. इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब्स. और यहाँ पे जो इलाका है वो थॉर्नी स्क्रब मतलब कि कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ है. नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हेयर. अब ऐसी जगह पे सेमी एरिड रीजन है, जो सॉइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे रीजन में जो क्रॉप्स हैं उसके ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं बचते. तो ऐसे रीजन में कुछ ड्राई क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप जो कि सूखे इलाके में भी उग सकती हैं, वैसी क्रॉप जैसे कि बाजरा हो गया, इन चीज़ों को ही यहाँ पे उगाया जा सकता है. In the monsoon, this tract became a vast grazing ground for the धनगर flocks. But जब मानसून होता है, जब बारिश आती है, तो यहाँ पे वैसे तो ये सूखा रीजन है, बट बारिश की वजह से यहाँ पे घास वगैरह जो है वो अच्छी उगने लगती है, और काफ़ी बड़े इलाके पे जो घास है वो उगती है. और इससे क्या होता है कि जो धनगर कम्युनिटी के जो शिप्स वगैरह होते हैं, जो उनके फ्लॉक्स होते हैं, उनके भेड़ बकरियां होते हैं, जानवर होते हैं, उनको अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब खाना या चरने के लिए चारा जो है वो मिल जाता है. बाय अक्टूबर द धनगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट. अब क्या होता है कि अक्टूबर तक इनका जो बाजरा ये लोग यहाँ पे उगाते हैं वो पक जाता है. उसे काटने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वेस्ट तरफ मूव करने लगते हैं. अब यहाँ पे इस तरफ पूरा जो है वो सेंट्रल प्लेट्यू है, मतलब जो हमारे डेक्कन प्लेट्यूज हैं वही हैं. तो ये लोग क्या करते हैं कि मानसून में इधर रह रहे हैं, और मानसून के बाद वो इनके वेस्ट तरफ मतलब जो कोस्टल इलाके हैं इस तरफ वो आने लगते हैं. तो अक्टूबर तक अपनी वो फसल काट के वेस्ट तरफ मूव करते हैं. आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच द कोंकण. अब लगभग एक महीना चलने के बाद वो लोग कोंकण पहुंचते हैं.
अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पूरा ग्रीन वाला इलाका है ये कोंकण डिवीजन है। महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके से एरियाज को डिवाइड किया गया है कि कुछ नासिक डिवीजन हो गया, यहाँ पे अमरावती डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन, पुणे, और इसी तरीके से ये कोंकण डिवीजन है। तो ये लोग यहाँ पे जो प्लेट्यूज हैं उनसे लगभग 1 महीना चलने के बाद ये जो कोंकण डिवीजन है, कोंकण एरिया है, यहाँ पे पहुंचते हैं। अब ये एरिया आप देख सकते हो कि ये समुद्र के पास है, ये काइंड ऑफ कोस्टल इलाका है, ये समुद्र के पास है। दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। अब ये एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है और यहाँ पे डेफिनेटली पानी जो है अच्छा था, बारिश यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है और इस वजह से सॉइल जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की है। Here the shepherds were welcomed by कोंकणी peasants। और जब यहाँ पे ये शेफर्ड्स आते हैं कोंकण रीजन में, तो कोंकण रीजन के जो पेजेंट्स हैं, जो यहाँ पे खेती करते हैं, किसान हैं, वो इनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, खुश होते हैं कि हाँ जो शेफर्ड्स हैं वो आए हैं। After the kharif harvest was cut at this time, the fields had to be fertilized and made ready for the rabi harvest। अब इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पे जो धनगर कम्युनिटी के लोग हैं, धनगर शेफर्ड्स हैं, जब वो यहाँ पे कोंकणी एरिया में पहुंचते हैं तो ये वाला इलाका जो होता है, ये वाला टाइम जो होता है वो सितंबर टू अक्टूबर वाला रीजन है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये लोग जो कोंकणी पेजेंट्स हैं वो अपनी खरीफ हार्वेस्ट जो है वो काट रहे होते हैं, खरीफ वाली फसल जो है वो काट रहे होते हैं। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है? ये वो वाली फसल होती है जो कि ऑटम क्रॉप होती है। द ऑटम क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। तो इसको एक तरीके से जो बारिश वाला मौसम है उसमें लगा दिया जाता है और सितंबर मतलब कि सर्दियों के शुरुआत से इसको काट लिया जाता है। उसके बाद रबी क्रॉप होती है, द स्प्रिंग क्रॉप, यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च। जो रबी क्रॉप है वो इसके बाद लगाई जाती है, मतलब कि जैसे अक्टूबर के बाद जो है इसको लगाया जाएगा और मार्च तक इसे काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोंकणी पेजेंट्स है वो खरीफ क्रॉप को काट रहे होते हैं, मतलब जो इन्होंने मई अप्रैल में लगाई होगी उस टाइम पे जो क्रॉप लगाई थी उसको वो अभी काटते हैं, और रबी जो क्रॉप है उसको उसकी वो तैयारी करते हैं। तो ये मान लो जून जुलाई वाले टाइम में लगाते हैं ये लोग और उसको सितंबर अक्टूबर तक काट लेते हैं और ये रबी हार्वेस्ट फिर मार्च में जाके काटते हैं। धनगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। अब धनगर जो फ्लॉक्स हैं, मतलब कि जो धनगर शेफर्ड्स के साथ जो जानवर आए हैं वो क्या करते हैं, वो उन खेतों में ऐसे रहते हैं जैसे आप ये खेत हैं, अब इनमें स्टबल होता है। स्टबल मतलब कि फसल को काटने के बाद जो रिमेन बच जाता है। पहले ये क्रॉप थी, ऐसे करके यहाँ पे क्रॉप थी, बट उन्होंने क्या किया, क्रॉप को काट दिया। अब क्रॉप को पूरे जड़ से नहीं निकाला जाता, बट उसको आधा काटा जाता है, थोड़ा सा ऊपर से काटा जाता है। तो ये जो बचे हुए ऐसे बचा रहता है ये स्टबल होता है। और जो इनके जानवर हैं वो क्या करते हैं, इन खेतों में रहते हैं। अब खेतों में रहेंगे तो वहां पे वो एक्सक्रीट भी करेंगे और उससे क्या होगा, जो उनका एनिमल वेस्ट होता है उससे खेतों को मैन्योर मिलता है, उससे फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की बढ़ती है, और जो स्टबल होता है उसको वो जानवर खा लेते हैं। तो इसलिए जो कोंकणी पेजेंट्स हैं उनको भी इनके आने से बड़ा फायदा होता है कि इनके जो खेत हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और इनका जो स्टबल है वो भी खत्म हो जाता है। द कोंकणी पेजेंट्स ऑल्सो गेव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्ड टुक बैक टू द प्लेट्यूज वेयर ग्रेन वॉज स्कार्स। अब जब कोंकणी पेजेंट्स देखते हैं, मतलब कि जब यहाँ पे धनगर कम्युनिटी के लोग आते हैं तो कोंकणी पेजेंट्स उन्हें राइस वगैरह दे देते हैं, क्योंकि राइस जैसी चीज़ जो है वो उन्हें प्लेट्यूज पे नहीं मिलती, क्योंकि प्लेट्यूज पे तो एकदम सूखा सा इलाका है, वहाँ तो बाजरा जैसी चीज़ें उगती हैं। तो जो धनगर शेफर्ड्स हैं वो यहाँ से राइस वगैरह अपने साथ ले जाते हैं। With the onset of monsoon, the Dhanagars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to their settlement on the dry plateau। अब जैसे ही मानसून आता है तो उसके बाद जो धनगर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कोंकण वाले इलाके को छोड़ देते हैं और कोस्टल एरिया में चले जाते हैं, और मतलब कोंकण एंड कोस्टल एरिया को छोड़ देते हैं और वापस अपने प्लेट्यू वाले ड्राई इलाके में जाने लगते हैं। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशंस। अब ये लोग मानसून के टाइम में क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को छोड़ के प्लेट्यूज पे चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भेड़ें होती हैं वो इतना गीला गीला जो कंडीशंस हैं, जो मानसून वाली कंडीशंस हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हैं ऐसे कंडीशन में, तो इसीलिए इन्हें प्लेट्यूज पे जाना पड़ता है। अब देखो मानसून के टाइम पे प्लेट्यूज पे आएंगे तो मानसून के टाइम पे हमें पता है प्लेट्यूज में हरी हरी घास मिल जाएगी, और जब गर्मियों का टाइम होगा या सर्दियों का टाइम होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि
सूखा पड़ा रहता है, उस टाइम पे यहाँ घास मिलनी मुश्किल है। तो जब बारिश नहीं होती, गर्मियों वाला मौसम होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए कोस्टल वाले इलाके पे चले जाते हैं ताकि उस टाइम पे इन्हें यहाँ पे जो जानवर है उन्हें खाना मिल जाए, और जब बारिश आ जाती है तो फिर उन्हें पता ही है कि जो प्लेट्यू है उस पे इन्हें घास मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश की कम्युनिटीज़ हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस सेक्शन में हमने डिटेल में जो धनगर कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, उनके बारे में जाना कि किस तरीके से वो जो प्लेट्यूज़ हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर रहते हैं मॉनसून वाले टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा सेमी एरिड वाला एरिया है और मॉनसून के टाइम पे वहाँ पे घास वगैरह जो है अच्छी हो जाती है। और मॉनसून के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोस्टल वाले जो इलाके हैं उसमें मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो इलाका जो है इनके लिए उस टाइम पे सूटेबल होता है। वहाँ पे इन्हें खाना पीना मिल जाता है, हरी घास मिल जाती है, और जो कोनकनी पेजेंट्स हैं उनसे उन्हें राइस वगैरह मिल जाता है। तो उनको इस तरीके से अच्छी हेल्प हो जाती है और वो अपनी लाइफ ईजिली व्यतीत कर पाते हैं।